नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने हेल्थ हैंडबुक का अगला चैप्टर यानी कि 7वां भाग लेकर आया। इस बार मैं आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। सूजिन और चुई ने सावधानी से उन कमरों में प्रवेश किया जो लिनियो और उसके परिवार के सदस्यों के थे। चुई बस जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन सूजिन ने पहले कमरों को देखने पर जोर दिया। भाई, वे अब कभी भी वापस आ जाएंगे। अगर हम अभी नहीं निकले तो हम बच नहीं पाएंगे, चुई ने बेचैनी से कहा। सूजिन अपने विचारों में चुई से कहीं ज्यादा स्थिर था। सूजिन जानता था कि अगर वे अभी भाग जाएंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आंटी ली के शिकारियों के बारे में बताई हुई बात उसे वाकई परेशान कर रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी भावना थी कि ये शिकारी ही उसके बचने की चाबी हो सकते हैं। रुको, हमें इस कमरे को देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो जल्दी से चलते हैं और जितनी जल्दी हो सके निकल जाते हैं। एक बार जब सूजी ने चुई को आश्वासन दिया तो उसने अपना सारा ध्यान कमरे की तलाशी पर केंद्रित कर दिया। कुछ मिनट बाद दोनों ने एक छोटे से कमरे की तलाशी ली और सूजिन के हाथ 2 नोटबुक मिले। उन 2 नोटबुक के मालिक लिनियो और उसका छोटा भाई थे। उन्हें इन कमरों में कोई कीमती चीज नहीं मिली। चलो चले। जैसे ही सूजिन और चुई जल्दी से निकलने वाले थे, सूजिन ने लकड़ी के बाड़ के हिस्से पर एक बार फिर से नजर डाली जिसकी पहले मरम्मत की गई थी कि यह शायद तब टूट गया था जब लिनियो और उसके परिवार द्वारा पकड़े गए किसी व्यक्ति ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे सफल हुए या नहीं। बाहर निकलने के बाद वे दोनों घर से जितना दूर भाग सकते थे भाग गए और अंत में कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए रुके। वे फैंटेसी टाउन को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए जैसा कि उन्होंने तय किया, अब भागने के बजाय समस्या के स्रोत का तलाश करना शायद बेहतर था। अगर वे ऐसा करते तो उनके बचने की संभावना शायद ज्यादा होती। साथ ही सूजी ने अनुमान लगाया कि दोनों दिग्गज शायद उस जगह से ज्यादा दूर नहीं थे। मैंने कुछ मोटे मोटे हिसाब लगाए हैं। हमने घंटियों की आवाज 2 बार सुनी है और हर बार के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। घंटी के तीसरी बार बजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिसका मतलब है कि हम पहले ही शहर में 4 घंटे रह चुके हैं। हैंडबुक के अनुसार हमें यहाँ 1 रात रुकना है और ज्यादातर लोग सुबह 6 बजे को रात के खत्म होने का समय मानते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें बस 2 घंटे जीवित रहने की जरूरत है और हम यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। सूजिन और चुई ने उस स्थान की ओर अपनी यात्रा जारी रखी जहाँ से घंटियों की आवाज आ रही थी। क्या आप निश्चित हैं? चौथी बार घंटी बजने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा? मैं निश्चित नहीं हो सकता, यह सिर्फ अनुमान है, लेकिन भले ही अभी इसका अंत ना हुआ हो, कम से कम यह संभावना तो है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? चुई ने हैरानी से पूछा। सूजी ने अपनी दाहिनी छोटी उंगली अपने नाक पर रखा और समझाया। इसके बारे में इस तरह सोचो, पहली बार घंटी बजने के बाद जिस घर में हम छुपे हुए थे वहां की स्थिति अचानक खतरनाक हो गई। जब दूसरी बार घंटी बजी तो लिनिहू, झांगजिंग और वह सफेद सिर एक ही समय पर पागल होने लगे। आंटी ली ने अभी कहा कि जब तीसरी बार घंटी बजेगी तो शिकारी वापस आ जाएंगे। उसके आधार पर मुझे यकीन है कि घंटियां एक तरह की समय सीमा को दर्शाती हैं और इस दौरान फैंटेसी टाउन के अंदर की हर चीज को उन सीमाओं का सम्मान करना होगा। तो आप कह रहे हैं फैंटेसी टाउन में सब कुछ इन समय सीमाओं के अनुसार होता है, इसीलिए जब चौथी बार घंटी बजेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चुई को सूजिन का तर्क समझ में आ गया था, लेकिन सूजिन ने अपना सिर नहीं हिलाया। उसने चलना बंद कर दिया और कहा, मुझे सच में यकीन नहीं है कि इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा या नहीं, लेकिन जब चौथी बार घंटियां बजेंगी तो हम इस रहस्य को सुलझाने में सक्षम होंगे। तभी तीसरी बार घंटी बजने लगी। पूरा शहर घंटियों की आवाज से गूंज उठा। सूजिन और चुई ने घबराकर दूर से लिनियो के घर की तरफ देखा और देखा कि कुछ लोग अभी अभी घर में घुसे हैं और आंटी ली की चीखें हवा में गूंजने में देर नहीं लगी। उन्होंने आंटी ली के साथ क्या किया होगा? चुई ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। सूजिन के चेहरे पर उदासी थी।
उसने सोचा कि आंटी ली को आखिरकार सजा मिल गई है। फिर उसने चुई को फिर से चलने के लिए खींचना शुरू कर दिया। वहां से और दूर चले जाना ही बेहतर था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुछ दूरी तय करने के बाद सब कुछ शांत था। पहले देखी गई कोई भी अजीबोगरीब अलौकिक चीजें फिर से नहीं दिखी। इसके बजाय वे जिन जगहों से गुजरे वहां गंदगी थी और फर्श पर छोड़े गए निशानों से ऐसा लग रहा था कि कुछ समय पहले ही इन इलाकों में लड़ाई हुई थी। आंटी ली ने कहा था कि फैंटेसी टाउन में सब कुछ शिकार है, इसीलिए यह वह जगह रही होगी जहां लिनियो और उनका परिवार शिकार करता था। सूजी ने खुद से सोचा, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं थी। अगर लिनियो और उसके परिवार ने उनके लिए यह रास्ता साफ नहीं किया होता तो घंटियों की ओर उनकी यात्रा शायद इतनी आसान नहीं होती। सूजी ने एक नोटबुक खोली और यह लिनियो के छोटे भाई की डायरी थी। नोटबुक में कहानी बीच में ही बंद हो गई थी। शुरुआत में कहानी सामान्य थी, लेकिन 15 जुलाई 1967 के बाद उनमें बदलाव आना शुरू हो गया। सूजिन को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह लिनियो के भाई के लिखने के तरीके से उस डर को समझ सकता था जो उसे महसूस हो रहा था। ज्यादातर कहानी इस बारे में थी कि कैसे वह उसके पिता के कमरे में छिप गया और किसी से मिलने से इनकार कर दिया, जैसे कि वह किसी चीज से छिप रहा हो। 1967 यानी 50 साल पहले। लिनियो का छोटा भाई वास्तव में 60 साल से ज्यादा का है। सूजिन और चुई के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि जिस अजीब लड़के से वे पहले मिले थे वह वास्तव में एक बुढ़ा आदमी था। अगर लिनियो का छोटा भाई 60 साल से ज्यादा का है तो इसका मतलब यह है कि लिन खुद लगभग 80 साल की हो गई है। उसके माता पिता की उम्र अब तक 100 साल से ज्यादा हो गई है ना? क्या उनमें से कोई भी बुढ़ा नहीं होता? चुई ने पूछा। सूजी ने चुई को अनदेखा किया और लिनियो की डायरी पढ़ने लगा। अपने भाई की तुलना में उसकी कहानी बहुत स्पष्ट थी। उसी तारीख के आसपास कहानी भी अजीब होने लगी। उस समय शहर में कुछ स्पष्ट रूप से हुआ था। 15 जुलाई, आसमान में बादल छाए हैं। हमारी पड़ोसी आंटी ली और उनका परिवार शहर से वापस आ गया है। वे कई साल पहले चले गए थे, जाहिर तौर पर मेरे जन्म से पहले, लेकिन वे वापस आ गए क्योंकि उन्होंने कहा कि वे शहरी जीवन के आदी नहीं हो पाए। लेकिन बहुत से गांव वाले कह रहे हैं कि वे शायद शहर में जीवित नहीं रह सकते। आखिरकार आप यहाँ सचमुच सब्जियों के खेतों में खुदाई करके भोजन पा सकते हैं, लेकिन आप शहर में ऐसा नहीं कर सकते। सामान खोदने की बात करें तो लोगों के एक समूह ने मंदिर के पीछे के क्षेत्र में एक काले रंग का पत्थर खोदा। यह वास्तव में डरावना लग रहा था और यह एक विशाल काली आंख की तरह दिख रहा था। 16 जुलाई, आसमान में बादल छाए हुए हैं। कैथोलिक पादरी ने कहा कि काली आंख शैतानी है और हमें उसे सौंप देने को कहा, और उस पुजारी ने भी कहा कि वह चीज अशुभ है और उसने एक यज्ञ भी किया। यहाँ तक कि बौद्ध मंदिर के भिक्षुक भी उसे देखने आए। दरअसल फैंटेसी टाउन में पहले ऐसे कोई पुजारी और भिक्षुक नहीं थे। ये लोग कुछ साल पहले ही अचानक प्रकट हुए हैं, लेकिन वे सभी अच्छे लोग हैं। वे गांव के उन बुजुर्गों की देखभाल करते हैं जिनके पास किसी पर भरोसा करने के लिए नहीं है, इसीलिए हर कोई उनसे काफी खुश है। 17 जुलाई, हल्की बारिश और बूंदाबांदी। मैंने सुना है कि कुछ बुरा हुआ है। मंदिर में आंख की तरह दिखने वाला काला पत्थर रखा गया था, लेकिन आज सुबह मंदिर में सब कुछ टूट गया था और चाचा वो जो मंदिर की निगरानी अकेले करते थे वो भी मर चुके हैं। कोई भी उस काले आंख के पत्थर को नहीं ढूंढ पाया। आज बहुत गड़बड़ थी। 18 जुलाई, आसमान में बादल और बूंदाबांदी। दादाजी का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था और ऐसा लगता है वे देवताओं और भूतों के बारे में बात करते रहते हैं, और वे पूरी सुबह घर की वेदी के सामने घुटने टेकते रहते हैं। ना तो माँ और ना ही पिताजी ने उन्हें उठने के लिए बोला। वह दादी थी जो आखिरकार उन्हें मनाने में कामयाब रही। दोपहर का खाना खाने के बाद वे सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। 19 जुलाई, आसमान में बादल छाए रहेंगे। काली आंख का पत्थर मिल गया है और मैंने सुना है कि उन्होंने इसे अंकल वू के मुंह से खोदकर निकाला है। कितना घिनौना है। दादाजी की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है और उन्हें अपने कमरे में खाना लाने के लिए दादी की जरूरत पड़ती है।
इसके अलावा कैथोलिक पादरी और बौद्ध भिक्षु सभी ने शहर में आना बंद कर दिया है। सभी के चेहरे पर उदासी है और किसी को नहीं पता कि यह क्या हो रहा है। डायरी की कहानी अगस्त के अंत तक जारी रही और उसमें से ज्यादातर इस बारे में था कि उसके दादाजी की सेहत अच्छी नहीं थी और कैसे उनकी दादी उनके दादा की देखभाल करती थी, और साथ ही यह भी कि कैसे आंटी ली एक अच्छी इंसान थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि कैसे एक के बाद एक कई लोगों की मौत हो गई, और इसका हमेशा उस काले पत्थर से कुछ लेना देना था जो एक आंख की पुतली की जैसा दिखता था। गांव वाले मरने वाले हर व्यक्ति के मुंह में उस पत्थर को निकालने में सक्षम थे, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं था। वहां केवल एक काला पत्थर था, लेकिन उन्होंने इसे 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के मुंह से निकाला था। अंतिम घटना 30 अगस्त को हुई थी। 30 अगस्त थोड़े बहुत बादल छाए रहेंगे। दादाजी का आज सुबह निधन हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि यह उनके लिए एक मुक्ति की तरह है। मेरा भाई और भी अजीब व्यवहार कर रहा है। वह पिताजी के कमरे में छिपता रहा और बाहर आने से इनकार कर दिया। तब भी जब हमने उसे बताया कि दादाजी अंतिम सांस ले रहे हैं। इसके अलावा मैं वास्तव में डरी हुई हूँ। काला पत्थर पहले 1 दर्जन से अधिक लोगों को मार चुका है और कोई नहीं जानता कि अगला कौन है। दादी ने मुझे यह कहकर सांत्वना दी कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास भगवान की सुरक्षा है। लेकिन यह पागलपन है। ना तो कैथोलिक पादरी और ना ही बौद्ध भिक्षु अब शहर में आते हैं, इसीलिए कौन सा भगवान मेरी रक्षा करेगा। मैंने सुना है कि वे सभी शहर के पश्चिमी हिस्से में पहाड़ की चोटी पर चले गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा दादी दादाजी की मृत्यु से वास्तव में उदास थी, इसीलिए उसने उनकी सभी हाथ से बनाई सिगरेट रख ली, यह कहते हुए कि उन्हें यह याद के रूप में चाहिए। ऐसा लग रहा है कि उसके बाद और भी कहानियां थी, लेकिन उन्हें फाड़ दिया गया था। शायद डायरी से और 10 पन्ने फाड़े गए थे, लेकिन सूजी ने जो कुछ भी पढ़ा था उसमें पहले से ही बहुत सारी जानकारी थी। एक काला पत्थर जो आंख की पुतली जैसा दिखता था, एक कैथोलिक पादरी, एक ताओवादी पादरी, एक बौद्ध भिक्षु और लिनियो के मृत दादाजी। सुजिन ने आदतन अपनी छोटी उंगली अपने नाक पर रखी। उसके लिए अभी तक इन सभी सूचनाओं के बीच संबंध स्थापित करना संभव नहीं था, इसीलिए उसे कुछ समय के लिए उन्हें एक तरफ रखना पड़ा। रुको, एक बौद्ध मंदिर, एक ताओवादी मंदिर और एक कैथोलिक चर्च, सभी में घंटियां होंगी। सुजिन की आंखें अचानक चमक उठी। वे जो घंटियां इस समय सुन रहे थे, वे शायद इन्हीं जगहों में से किसी एक जगह से आई थी। डायरी में उल्लेख किया गया था कि तीनों धार्मिक व्यक्ति शहर के पश्चिमी हिस्से में एक पहाड़ की चोटी पर चले गए थे। इसीलिए उसने पश्चिम की ओर देखा और पाया कि वास्तव में एक छोटा पहाड़ स्थित है। पहाड़ बहुत दूर नहीं था और शायद वह अभी भी फैंटेसी टाउन की सीमा के भीतर था। अब सुजिन के पास जाने के लिए एक मंजिल था, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी पर ठंडक महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो कोई व्यक्ति पूरी तरह चादर ओढ़े हुए था और उसके हाथ में सफेद हड्डियों का बना एक लंबा धनुष था। उसने धनुष की डोरी को पीछे खींचा था और उस पर से चमकदार चिंगारियां इकट्ठी हो रही थी। यह देखकर सूजी नरचोई के सारे बाल खड़े हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि वह लाइट बहुत खतरनाक है, मानो अगर उसमें से एक भी लाइट उन पर लग गई तो वे वहीं मर जाएंगे। भागो, उस पहाड़ पर चढ़ो, सुजिन चिल्लाया और फिर दोनों सहज रूप से अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। हा 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 हा। चादर ओढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ छुड़ाते हुए एक डरावनी हंसी हंसना शुरू कर दिया और चिंगारियां निकलकर सीधे सुजिन के पीठ की ओर जा रही थी। सुजिन को यह जानने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी कि चमकती हुई चिंगारी उसकी ओर आ रही थी, क्योंकि उड़ती हुई चमकीली चिंगारी के साथ एक तेज आवाज भी थी। वह जल्दी से एक तरफ कूदा और जमीन पर लुढ़क गया, लेकिन कुछ लाइटें अभी भी उसके हाथ को छू रही थी। उसे अपने हाथ में अचानक से दर्द महसूस हुआ और फिर उसका पूरा हाथ राख में बदल गया और हवा में गायब हो गया। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो बता दे कि पहली घंटी आधी रात को सुनाई दी थी, जो चुनौतियों की शुरुआत का संकेत थी। फिर उन्होंने 2 घंटे बाद एक और घंटी सुनी,
और सुजिन ने कहा कि तीसरी घंटी कुछ समय बाद बजेगी, तो यह 4 घंटे का समय होगा। और इसके साथ ही आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए